सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अलवी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का देहरादून मिलिट्री एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और एक अनदर लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में हमने सारी बातें देख ली थी कि क्वांटम नंबर्स हमारे चार तरीके के होते हैं। नंबर वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, नंबर थ्री मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नंबर फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। आज हम देखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का क्या तरीका होता है, क्या रूल्स होते हैं टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है बेटा रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। रूल्स फॉर writing electronic configuration। ठीक, तो भैया सबसे पहला रूल जो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, दैट रूल इज नोन एज ऑफ बाउ रूल। क्या बोलता है भैया उसको? ऑफ बाउ रूल या फिर ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या मतलब? जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस एटॉमिक ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद उस एटॉमिक ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मींस इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बिकॉज ये जो वर्ड ऑफ बाउ है बेटा, इस ऑफ बाउ का मतलब होता है, ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब आप मुझे खुद बताइए कि बिल्डिंग नीचे से ऊपर बनती है कि ऊपर से नीचे बनती है? आप कहोगे सर बिल्डिंग तो नीचे से ऊपर बनती है, लोवेस्ट से हाईएस्ट बनती है। तो सेम कहानी यहाँ पर है, जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे। अब सवाल आता है सर कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि किस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी पता करने के लिए एक रूल होता है भैया हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं N+L रूल, या फिर इसी का दूसरा नाम है भैया बोहर-बर्री रूल। क्या नाम है? बोहर-बर्री रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताइए 1s और 2s में किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप N+L की वैल्यू निकालिए। n क्या है? n बताया था पिछली क्लास में भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो यहाँ पर लिखा है यही आपका n है। और l क्या होता है? तो l बताया था सर आप लोगों को कि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l होता है 1, d के लिए l होता है 2 और f के लिए l होता है भैया 3। ठीक, तो 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2। तो N+L की वैल्यू किसकी कम है सर? N+L की वैल्यू 1s की कम है, तो इसका मतलब 1s की एनर्जी कम है और 2s की एनर्जी ज्यादा है। क्लियर बात अच्छे से? अगला 2s और 2p में बताइए। 2s और 2p में बताइए। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ N+L की वैल्यू क्या होगी? 2 + 0 = 2 और यहाँ पर 2 + 1 = 3। तो बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सर 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलिए 1s 2s में देख लिया, अगला 1s 2s 2p में देख लिया, अगला 2p और 3s में देखिए। सर 2p और 3s में n की वैल्यू 2, l की वैल्यू p के लिए कितनी है? 1 = 3 और यहाँ पर 3 + 0 = 3।
अब क्या करें सर, अब तो n प्लस एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ गई है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही हो, तो किस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी सर? उस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होगी। जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी कम होगी। बिकॉज n की वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है तो वहां पर डेफिनेट बात है उसकी एनर्जी कम होगी। तो 2p और 3s में 2p की एनर्जी कम होगी। तो इस तरीके से सर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, सबके लिए मुझे n प्लस एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एनर्जी का एक ऑर्डर देखना पड़ेगा। बट एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, और वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? वो शॉर्टकट ट्रिक देखिए, एक पिरामिड बना रहा हूं आपके सामने। ये मैंने एक पिरामिड बनाया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूं, 1 ये इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पर 5 लाइंस ड्रॉ करी हैं, ठीक। अब क्या करना है, अब सर यहाँ पर 1s लिखिए और इधर लिखते आइए 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, और इधर लिखिए 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पर s भी डाल दिया और p भी डाल दिया। अब बचता क्या है डालना सर? d और f बचता है, जो फिलहाल अभी हमने यहाँ पर डाला नहीं है। तो अब d डालने के लिए क्या करें, d यहाँ बीच में डाला जाएगा, s और p के बीच में d डाला जाएगा। ऐसा क्यों? इनफैक्ट f को भी हम s और p के बीच में ही डालेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं 4 ब्लॉक्स होते हैं। s ब्लॉक बिल्कुल लेफ्ट साइड में, p ब्लॉक बिल्कुल राइट साइड में, और s और p ब्लॉक के बीच में जो आता है बेटा वो d एंड f ब्लॉक होता है। इसीलिए आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में s ब्लॉक s डाला हुआ है, राइट साइड में p डाला हुआ है। अब s और p के बीच में d और f डाला जाएगा, ठीक। अब सवाल उठता है सर कि d को किस लाइन पर डालें, तो उसके लिए शॉर्टकट सुनिएगा। उसके लिए शॉर्टकट क्या है मुझे बताइए। लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, डी सब शेल कौन सी शेल से स्टार्ट होती है? डिलक्स वाला कमरा कौन सी मंजिल से स्टार्ट होता है? सर डिलक्स वाला कमरा तीसरी मंजिल से स्टार्ट होता है। तो डिलक्स वाला कमरा तीसरी मंजिल से स्टार्ट अगर हो रहा है तो इस डायग्राम में ऐसी लाइन ढूंढिए जिसमें खुद का 3 ना हो और जिसके बाद भी 3 ना हो। क्या बोला मैंने? इस डायग्राम में ऐसी लाइन ढूंढिए जिसमें खुद का 3 ना हो और जिसके बाद भी 3 ना हो। सर ये वो लाइन है जिसमें खुद का 3 नहीं है बट इसके बाद 3 आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस लाइन में तो खुद का 3 आ रहा है। ये वो पहली लाइन है जिसमें ना तो खुद का 3 है और ना इसके बाद 3 आ रहा है। तो यहाँ पर डाल दीजिए 3D, 4D, 5D एंड 6D। क्लियर बात अच्छे से? तो सर हमने डी भी डाल दिया, ठीक। अब बारी आती है किसको डालने की? अब बारी आती है एफ को डालने की। एफ फैंटास्टिक वाला कमरा कौन सी मंजिल से चालू होता है? सर फैंटास्टिक वाला कमरा चौथी मंजिल से चालू होता है। तो ऐसी लाइन ढूंढिए जिसमें खुद का 4 ना हो और जिसके बाद भी 4 ना हो। तो बच्चे कहते हैं सर ये लाइन हो गई, अरे भाई इसके बाद तो 4 आ रहा है। फिर से कहेंगे ये वाली लाइन हो गई, अरे इसके अंदर तो 4 आ रहा है। ये वो पहली लाइन है जिसमें ना तो खुद का 4 है ना इसके बाद 4 है। तो यहाँ पर डाल दीजिए 4F और यहाँ पर डाल दीजिए 5F। बस याद रखने वाली बात क्या हुई कि F को D के लेफ्ट हैंड साइड डालना है। F को D के लेफ्ट हैंड साइड डालना है, ठीक। अब देखिए अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। सबसे कम एनर्जी 1s की, उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p, ठीक। 2p के बाद वापस इधर आएंगे बेटा 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3p के बाद 4s आएगा। 4s से ज्यादा एनर्जी होगी 3d की, मतलब 4s के बाद 3d बना जाएगा,
3dB के बाद 4p भरा जाएगा, 4p के बाद 5s भरा जाएगा, उसके बाद 4d, देन 5p, देन 6s, 4f, 5d, 6p, और उसके बाद इधर 7s, 5f, 6d and 7p. So this is the order of increasing energies of atomic orbitals, और यहाँ पर n+l रूल लगा करके ही ये ऑर्डर बनाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक अगर आप देखेंगे बेटा क्लास 11th की, तो उसमें वो गोले गोले बनाता है, बट मैं गोले गोले नहीं बनवाता। क्यों? क्योंकि उन गोलों को बनाने में कभी कभी कोई गोला आगे पीछे या ऊपर नीचे अगर हो गया तो हमारा ऑर्डर सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, और हमें केवल और केवल कहाँ तक काम देना है भाई? हमें हमारा तो काम यहाँ तक खत्म हो जाएगा। 1s के बाद 2s भरा जाएगा, फिर 2p भरा जाएगा, 2p के बाद 3s भरा जाएगा, 3s के बाद 3p भरा जाएगा, 3p के बाद 4s भरा जाएगा, 4s के बाद 3d भरा जाएगा। बस यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और आप हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक सारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा ऑफबाउ रूल। अगला रूल आता है भैया हमारा हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये रूल क्या कहता है? इस रूल को मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ साथ ही आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाऊं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सर 1 है, कन्फिग्रेशन होगी 1s, और s के अंदर बताया था एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल आता है, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड दैट टू हैविंग अपोजिट स्पिन। ठीक, तो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है हाइड्रोजन के पास, तो 1s1 इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ठीक, दिखाएंगे कैसे 1s1 को, साथ साथ में दिखाता हुआ भी चलता हूँ। ठीक, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और स्पिन कैसी है सर? क्लॉकवाइज। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप चाहे तो इसकी स्पिन क्लॉकवाइज दिखाएं, चाहे आप इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज दिखाएं, और लास्ट क्लास के मुताबिक इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? मैंने बताया था स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज के लिए +½ होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ होता है। अगला आता है सर हमारे पास हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कन्फिग्रेशन हो जाएगी बेटा 1s2। कैसे दिखाएंगे? 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। एक की स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर बात अच्छे से? उसके बाद अगला आता है सर हमारे पास लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, कन्फिग्रेशन 1s2। अब 1s के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके, s एटॉमिक ऑर्बिटल आपका कंप्लीटली फिल हो चुका। अब 1s के बाद किसकी एनर्जी आती है भैया? 2s की। 2s के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट आप यहाँ पर देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इट मींस लिथियम इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने 1s के अंदर डाल दिए, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आप किस में डालेंगे? 2s में डालेंगे। और ऑर्बिटल्स के अंदर इसको कैसे फिल करके दिखाएंगे? ये 1s2 आ गया सर हमारा, और ये आ चुका हमारा 2s1। ठीक, इसके बाद आता है सर बेरिलियम 4, 1s2 2s2, 1s2 2s2। तो ये 1s2 आ चुका हमारा, और ये आ चुका सर 2s2। इसके बाद आता है बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। तो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भैया? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। p सब शेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, बताया था लास्ट क्लास में। ठीक, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिलहाल यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 5वां इलेक्ट्रॉन अब आप चाहे इसमें डालें, चाहे इसमें डालें, चाहे इसमें डालें, किसी में भी डालें आप 5वां इलेक्ट्रॉन, तीनों करेक्ट होंगे। ठीक,
उस एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, जो आपकी मर्जी वो आप डाल सकते हो। सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिया, ठीक। अगला आता है हमारे पास बोरॉन के बाद आता है सर कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। तो ये हो चुका सर हमारे पास 1s2, ये हो चुका हमारे पास 2s2 और यहाँ पर 2p2। अब बारी आती है हुंस रूल की, अब बारी आती है किसकी भैया, हुंस रूल की। 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं 2p के अंदर। अब आप मुझे बताइए, अभी अभी आप लोगों को बताया कि 1s 2s और 2p में सबसे कम एनर्जी किसकी, 1s की, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s की। लेकिन एक मिनट जरा 2p पर रुको, 2p के अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक 2px, एक 2py और एक आ रहा है सर हमारा 2pz। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, ठीक। p शेल की, p सब शेल की शेप कैसी होती है सर, डम्बेल शेप होती है। p सब शेल की मैं शेप भी बता देता हूँ, s सब शेल आपका स्फेरिकल होता है, p सब शेल आपका डम्बेल होता है, ठीक। अब ये आप देखिए, ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये मैंने बनाया y एक्सिस के अलॉन्ग, और ये मैं बना देता हूँ लास्ट आपका z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो जो p x एक्सिस के अलॉन्ग है उसको हमने px बोल दिया, जो p y एक्सिस के अलॉन्ग है उसको हमने py बोल दिया, और जो p z एक्सिस के अलॉन्ग है उसको सर हमने z बोल दिया। अब मुझे बताइए, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz, इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि दूसरी मंजिल पर सिंपल वाला कमरा भी है, प्राइमरी वाला कमरा भी है, तो जाहिर सी बात है सिंपल वाले कमरे का किराया कम होगा, प्राइमरी वाले कमरे का किराया ज्यादा होगा। अब प्राइमरी नाम के 3 कमरे हैं, तो प्राइमरी के तीनों कमरों का किराया सेम होगा या अलग अलग होगा, सर प्राइमरी के तीनों कमरों का किराया तो सेम होगा, बिकॉज टाइप ऑफ कमरा तो प्राइमरी ही है ना। अब प्राइमरी के 3 कमरे हैं तो ऐसा थोड़ी होगा प्राइमरी के तीनों कमरों का किराया अलग अलग होगा, नहीं, प्राइमरी के तीनों कमरों का किराया सेम होगा। सेम बात यहाँ पर है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, px py pz की एनर्जी आपस में बराबर होगी, एंड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज are known as degenerate orbitals. Orbitals having same energy are known as degenerate orbitals, और degenerate orbitals में हुन साहब ने बताया इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका क्या है भैया। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, प्राइमरी नाम के 3 कमरे हैं, तो उन्होंने बोला पहले हर कमरे में सिंगल सिंगल बंदा जाकर के रुकेगा विद सेम स्पिन। जब एक बार प्राइमरी नाम के तीनों कमरों में सिंगल सिंगल बंदा जाकर के रुक चुका हैविंग सेम स्पिन, या तो सबकी स्पिन क्लॉकवाइज हो या सबकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो, जब एक बार हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल स्टूडेंट या सिंगल सिंगल बच्चा या कुछ भी आप बोलिए, सिंगल सिंगल बंदा जाकर के रुक चुका, ठीक है, उसके बाद पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूं तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले विद सेम स्पिन। तो यहाँ p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं सर, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें डाल दिया, क्लॉकवाइज स्पिन है, देखो अगला इलेक्ट्रॉन आप चाहो तो इसमें डालो, चाहो तो उसमें डालो, ठीक। अब दोनों करेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें ही डालना है, आप इसको छोड़ करके आगे में भी डाल सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है तो अगले वाले की स्पिन भी क्या होगी, क्लॉकवाइज, तो ये करेक्ट है, ठीक। यहाँ पर अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं कुछ और पॉसिबिलिटीज, मुझे बताना कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालने थे, एक मैंने ये बनाया, 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 एक मैंने ये बनाया,
बताइए सर कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग सर ये वाला गलत हो गया, बिकॉज हुंस रूल ने क्या कहा था, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाकर के रुकेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी, आपने पहले पेयरिंग कर दी। अगले वाले में आप देखिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है बट दोनों की स्पिन अपोजिट हो गई, एक की स्पिन क्लॉकवाइज हो गई और एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अगला वाला करेक्ट है। आप कहोगे सर ये बीच वाला तो छोड़ दिया, अरे तो उससे क्या दिक्कत आ रही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किसी ने देखा जा करके कि बीच वाला कमरा छोटा है, नहीं, ये भी करेक्ट माना जाएगा, ये भी करेक्ट माना जाएगा। सिमिलरली ये भी करेक्ट माना जाएगा बट ये गलत माना जाएगा, क्योंकि देखो दोनों की स्पिन अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज है और एक क्या है सर, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो कार्बन तक कन्फिग्रेशन हो गई। उसके बाद अगला आता है हमारे पास कार्बन के बाद नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब p के अंदर डाल के दिखा रहा हूं बस। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भैया, तीन, तीनों की स्पिन सेम। उसके बाद ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। तो सर सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालेंगे 1 2 3, उसके बाद पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी। क्लियर बात अच्छे से। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मुझे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ सर। ये 2p4 ही तो दिखाया आपने, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 2। एजीमुथल क्वांटम नंबर n की वैल्यू p के लिए कितनी होगी, 1। m की वैल्यू, अब m जो होता था वो -l से 0 को होते हुए +l तक जाता था, मतलब m की वैल्यू -1 0 +1 कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं मैं -1 है इसकी, ठीक है। अगला ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ n की वैल्यू सर इसके लिए भी 2, l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू इसके लिए भी -1। बट अब अगर मैं आपसे कहता हूं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, यहां तक तो n l और m सबकी वैल्यू सेम आ चुकी, बट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पहला वाला अगर क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज के लिए हमने बोला +½ तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए कितनी होगी, -½ या फिर अगर आप कह रहे हो सर ये क्लॉकवाइज है तो इसके लिए अगर मैं -½ मान रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसके लिए +½ होगी। इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, और यही होता है बेटा हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, थर्ड रूल आता है हमारे पास, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप मेरी ये बात समझ आई होगी आप लोगों को अच्छे से। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। अगला हम आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है सर, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5। उसके बाद आएगा सर नियॉन 10, 1s2 2s2 2p6। उसके बाद आएगा, अब आप देखिए जरा यहाँ पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। ये बन चुकी है हमारी नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी आप बोल सकते हो। सोडियम का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद भरा जाएगा 3s और 1। अब आप देखें यहाँ तक तो ये नियॉन हो चुका सर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नियॉन 3s1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नियॉन 3s1, ठीक। उसके बाद अगला आता है भाई हमारा मैग्नीशियम 12, नियॉन 3s2। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, नियॉन 3s2 3p1। उसके बाद सिलिकॉन, नियॉन 3s2 3p2। फॉस्फोरस, नियॉन 3s2 3p3। तो यहाँ फिल्ड हो चुका सर, ये क्या हो चुका, p
सब शेल हाफ फिल्ड हो चुका, पी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिलहाल 3 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, तो ये हाफ फिल्ड हो चुका। फॉस्फोरस के बाद आता है सर सल्फर, नियॉन, 3s2 3p4, क्लोरीन, नियॉन, 3s2 3p5, आर्गन, नियॉन, 3s2 3p6। ठीक, इसको और पूरा ओपन करके लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब मुझे बताइए पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? सर आप बोलोगे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और तीसरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बताइए मुझे, क्लास 10th में कन्फिग्रेशन ऐसे ही तो लिखा करते थे आर्गन की, 288। ठीक, अब आर्गन के बाद जब बारी आई पोटेशियम की, तो क्लास 10th में 2881 लिखा करते थे। और हमारा ये सवाल रहता था टीचर से, सर अगर थर्ड शेल में, ये हो गई फर्स्ट शेल KLM, अगर थर्ड शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, तो आपने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों लिखा? ये सवाल बनता था हमारा क्लास 10th में। अब उसका रीजन देखिए, यहाँ से क्लास 11th में आकर के ये बात हमें समझ में आती है। तो पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p के बाद क्या 3d भरा जाएगा? नहीं सर, 3p के बाद 3d नहीं भरा जाएगा, 3p के बाद 4s भरा जाएगा, 4s1, उसके बाद 3d भरा जाएगा। फिलहाल 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप देख सकते हो थर्ड शेल अभी कंप्लीटली फिल नहीं हुई है, बट फोर्थ शेल भरनी चालू हो गई है। इसीलिए कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पर क्या लिखी, देखो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ सर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, हाँ सर दूसरी में 8, तीसरी में 8, हाँ तीसरी में 8, और चौथी में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर यहाँ 3p के बाद 3d भर देते, 3p के बाद 3d भर देते तो ये नीचे वाली कन्फिग्रेशन करेक्ट हो जाती। बट अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल 3p के बाद 3d नहीं भरा जाएगा, 3p के बाद तो 4s भरा जाएगा। और सिमिलर कहानी कैल्शियम की, कैल्शियम 2882, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा 3p6 तक तो आप आर्गन भी लिख सकते हो, ठीक है। 3p के बाद क्या भरा जाएगा, 4s2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 4s2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 4s1। क्लियर बात अच्छे से। अब उसके बाद डी सब शेल को भरने में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो और आसान हो गया, ठीक। तो पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स देख लो भाई क्या क्या होता है। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और यहाँ पर 2 एक्सेप्शनल केस हैं सर हमारे, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का, ठीक। तो देखो जरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो सर यहाँ तक तो 20 हो गए, आर्गन 4s2 तक तो क्या हो गए, 20 हो गए। 4s के बाद 3d भरना चालू होगा, तो आर्गन 4s2 3d1, अगला आर्गन 4s2 3d2, अगला आर्गन 4s2 3d3, अगला क्रोमियम आर्गन 4s2 3d4। अब यहाँ पर देखिए
डी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। डी के अंदर फिलहाल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो देखिएगा आप ध्यान से, ये डी है हमारा, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें? 1 2 3 4 5। फिलहाल 5 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं डी के अंदर। तो आप देखिए, ये बेचारा बोलेगा कि अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो मैं हाफ फिल्ड हो जाता। क्या हो जाता? हाफ फिल्ड हो जाता। और हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी या स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और एनर्जी उनकी कम होती है। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी। इसी चक्कर में ये क्या करता है, ये कहता है कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल और मेरे में डाल। इसका मतलब ये कन्फिग्रेशन नहीं होती क्रोमियम की। 1 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलता है, 1 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलता है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आपने कम करा और यहाँ पर 4 की जगह क्या कर दिया सर? 5 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 4s1 3d5 ये करेक्ट कन्फिग्रेशन होती है। तो ये सबसे पहला एक्सेप्शन हमारा। अगला आता है हमारे पास सेम आर्गन 4s2 3d5। अगला फिर से आर्गन 4s2 3d3 3d6। आर्गन 4s2 3d7। आर्गन 4s2 3d8। अब यहाँ पर देखना आर्गन 4s2 3d9। 3d बोलेगा मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसका मतलब 5 6 7 8 9। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता मेरे पास तो मैं फुल्ली फिल्ड हो जाता और मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी हो जाती। तो फिर से इसने बहकाया अपने पड़ोसी को, चल 1 इलेक्ट्रॉन निकाल अपने अंदर से और मुझे दे। तो यहाँ पर 4s1 और यहाँ 3d10। तो ये अनदर एक्सेप्शन। उसके बाद लास्ट आपका सेम एज इट इज आर्गन 4s2 3d10। तो आई होप यहाँ तक सारी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी अच्छे से। और ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का कंप्लीशन हुआ। आगे नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नई क्लास में, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।